हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आशा व उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमल एवं क्षार के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में वैसे ये टॉपिक अच्छी तरह से सिलेबस में मेंशन कर रखा है, लेकिन ये लगभग एग्जामों के अंदर ये टॉपिक आता है अमल एवं क्षार के बारे में। या तो इनकी प्रकृति पूछ ली जाती है, या इनकी जो विशेषताएं ये पूछ लिया जाता है, या फिर प्रबल अमल व प्रबल क्षार के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर आर्नियस के अनुसार अमल व क्षार की परिभाषा पूछ ली जाती है। यानी अनेक प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पदार्थ या स्रोत का नाम दे दिया जाता है, या उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अमल है, या फिर अमल दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि ये किस में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं सिरका। सिरका कि निम्न में से सिरका है के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर नींबू के अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इनके यौगिक कई बार जैसे H2SO4, H2SO4 यानी अम्लों का राजा सूत्र पूछ लिया जाता है। इस प्रकार यानी अनेक तरीकों से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमल के बारे में। टॉपिक हमारा रहेगा अमल व क्षार। अमल, क्षार। अमल व क्षार बात करते हैं साथियों। अमल, अमल शब्द एसिड से बना है। किससे बना है? अमल शब्द एसिड से बना है। और एसिड का मतलब होता है, क्या होता है? स्वाद में खट्टा। और ये लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो नंबर एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अमल, अमल किससे बना है? एसिड से। और यह कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो अमल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अमल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बात करते हैं इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति संक्षारक प्रकृति होती है। क्षारक कैसी प्रकृति होती है? संक्षारक प्रकृति पाई जाती है। इसके अंदर, अमल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर एक, अमल एसिड शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अर्थ क्या होता है? खट्टा। कौन सी प्रकृति का है? संक्षारक प्रकृति। यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं कि यह किसका सूचक होता है? का सूचक होता है कौन? अमल। अमल की बात करें साथियों, यह लिटमस पत्र का एक सूचक है। इसका है लिटमस पत्र का सूचक है। लिटमस पत्र का क्या है? सूचक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यानी पूछा जा सकता है कि निम्न में से अमल किसका सूचक है? तो आप क्या बताओगे? अमल लिटमस पत्र का क्या है? एक सूचक है। अब अपन बात करते हैं कि अमल की विशेषता। अमल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं? अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो याद कैसे रखोगे? एक सूत्र है अनिल। अनिल। अब अनिल नाम का एक लड़का है। अनिल नाम का एक लड़का है। अब यह लड़का यानी अनिल नाम के लड़के के अंदर ए अक्षर है, वो किससे लेंगे? अमल से। यह किसको इंगित करता है? अमल को। अब अनिल में नी किसको इंगित करता है? नीले को। किसको इंगित करता है? नीले को। और अनिल के अंदर लय किसको करता है? इंगित करता है लाल को। इसका मतलब अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। तो सबसे पहले, अमल एसिड शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। और इसकी प्रकृति होती है संक्षारक प्रकृति होती है। यह अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और
यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। अगर थोड़ा सा ना डिफिकल्ट और ना ज्यादा सिंपल अगर क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, तो इससे क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन एक एक करके इसको नोट करते हैं, एक एक करके इसको नोट करते हैं। बात करते हैं यानी अमल, तो सबसे पहले लिखेंगे अमल। अमल, अमल क्या होते हैं, एसिड सबसे बने हैं। लैटिन भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है खट्टापन। खट्टापन। प्रकृति, संचारक। प्रकृति संचारक। विशेषता की बात करें, कैसे याद रखेंगे, अनिल, ऐसे अमल, अमल नीले लिटमस पत्र को, नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अमल। किसका सूचक है, तो यह लिटमस पत्र का सूचक है। इसका सूचक है, यह लिटमस पत्र का सूचक है। तो सूचक लिटमस पत्र का सूचक, लिटमस पत्र का सूचक है। अब अपन बात करते हैं यानी कौन से पदार्थ या स्रोत के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, यानी पदार्थ। इधर अपन पदार्थ के नाम लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। पदार्थ, नया पेज ले लेते, पदार्थ या स्रोत, पदार्थ या स्रोत, और इधर ले लेंगे यानी इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल। अब बात करते हैं साथियों पदार्थ के अंदर, तो सबसे पहले सिरका। सिरका यानी ये किस में काम आता है, आपने घरों में अचार बनाया होगा जहाँ पे सिरका काम में आता है। इसके अंदर अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, इसे एथोनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल, एथोनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके के अंदर। तो सिरका सिरका एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल।
तो सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल, से एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करते हैं, यानी जब चिंटी यानी जिसको कीड़ी बोलते हैं, कीड़ी जब डंक मारती है तो जलन सी होती है। अब कीड़ी डंक मारती है, उस दौरान जो जलन होती है वो कौन से अम्ल के कारण होती है? तो चिंटी के अंदर अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो चिंटी फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल ये पाया जाता है। तो चिंटी में पूछ ले तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब अपन घर में दही जमाते हैं और दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। यह बात तो सभी को पता है। तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। और नींबू जब खाते हो तो नींबू खट्टा लगता है, नींबू सभी ने खाया है और वो खट्टा होता है। अब खट्टा क्यों होता है? क्योंकि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नींबू सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखोगे। आपने इमली खाई होगी, इमली खाई होगी और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली टार्टरिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, अम्ल। ये बात आप ध्यान में रखना। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार, क्षार क्या होते हैं? यानी ये कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और इसको बोलते हैं एल्केलाई, एल्केलाई इसको क्षार बोलते हैं। और ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कड़वापन। क्या स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कौन? क्षार। तो याद रखोगे, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। आप खाओगे आपको बिल्कुल कड़वा लगेगा, खराश सी होगी गले के अंदर, तीखा लगेगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? 101% क्या है? क्षार है। तो क्षार ये इंग्लिश के एल्केलाई से बना है और वैसे ये अरबी भाषा का शब्द है। तो आपको पूछे क्षार किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है क्या? कड़वापन या तीखापन। तो क्षार, क्षार अरबी भाषा का शब्द, अर्थ क्या होता है? कड़वापन या तीखापन। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे व तीखे होते हैं। कौन? अमल सॉरी, क्षार किस भाषा का शब्द है? क्षार है वो अरबी भाषा का शब्द, अरबी भाषा का। अब वो क्या कर रहे थे? अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब अमल है। यहाँ बात चल रही है क्षार की। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को, क्षार क्या करता है?
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह बात आप ध्यान में रखना। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। सालानी, इस सूत्र से याद रखोगे। छा का मतलब क्षार, ल का मतलब लाल, और लाल से नीला। लाल से नीला इसका मतलब क्या है? क्षार है। और नीले से लाल इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति संक्षारक होती है। तो प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। किसकी? क्षार की। अब अपन बात करते हैं साथियों, यानी एक वैज्ञानिक आया था आर्नियस नाम का, और उन्होंने अम्ल व क्षार की संकल्पना या अवधारणा के बारे में बताया, और इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्नियस की अम्ल क्षार संकल्पना। क्या? आर्नियस की अम्ल और क्षार संकल्पना, क्योंकि यह आर्नियस के द्वारा ही बताया गया था। अब आर्नियस के द्वारा क्या बताया गया था? यानी अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्नियस नाम का एक साइंटिस्ट, उसने परिभाषा क्या दी? यानी सबसे पहले उन्होंने बताया अम्ल के बारे में, और अम्ल के बारे में क्या बताया? यानी अम्ल क्या होते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। और ये किसकी परिभाषा है? आर्नियस की परिभाषा। अब बात करते हैं साथियों क्षार की। अब क्षार, इसके अंदर क्या होता है? यानी अम्ल के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि ये हाइड्रोजन आयन अगर देंगे, त्याग करेंगे, इसका मतलब क्या है? अम्ल है। अगर OH आयन का त्याग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। तो OH आयन का त्याग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्षार। हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब अम्ल। OH आयन, इसका मतलब क्षार। तो आर्नियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसके अपोजिट यानी क्षार, क्षार के अंदर क्या होता है? यानी वो पदार्थ या वो जलीय विलयन जो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड OH आयन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? OH आयन का त्याग करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो क्षार है। तो यह किसकी परिभाषा है? आर्नियस की। और इस संकल्पना का नाम क्या दे दिया? आर्नियस अम्ल क्षार संकल्पना। तो एडिंग डालेंगे आर्नियस की अम्ल व क्षार संकल्पना। अब इसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल क्षार कौन से होते हैं, और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। यह भी आर्नियस के द्वारा बताया गया था। तो अगली हेडिंग डालेंगे आर्नियस की अम्ल क्षार संकल्पना। अम्ल क्षार आर्नियस की अम्ल क्षार संकल्पना। अब इसमें
तो क्या लिखेंगे, यानी वो पदार्थ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल। किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। अब इसके अंदर बात करेंगे, जैसे HCl है, HCl। अब यह टूटेगा, इसको जलीय विलयन में विलयन करेंगे तो हाइड्रोजन क्या क्या करेगा, त्याग करेगा, और फिर क्या निकलेगी, Cl। तो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। इसके अंदर बात करेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। तो अम्ल को उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, अम्ल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक प्रबल अम्ल और दूसरा कौन सा, दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल के अंदर क्या कहा, प्रबल अम्ल के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोराइड है, HNO3 है, H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ये किसके अंदर आते हैं, प्रबल के अंदर आते हैं। और ये क्या होते हैं, जो जलीय विलयन के अंदर पूर्ण आयनित हो जाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कुछ नहीं बचता, सारा का सारा क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। सारा का सारा विलय हो गया, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण आयनित है। इसका मतलब ये क्या है, प्रबल अम्ल है। जो पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण जल में विलय हो जाते हैं, इसका मतलब कौन से अम्ल हैं, प्रबल अम्ल है। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे इसको लिख सकते हो, यानी वो विलयन, जलीय विलयन जो क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं। वो जलीय विलयन जो पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, जैसे HCl है, H2SO4, HCl H2SO4, और अगले की बात करें HNO3। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं अपन दुर्बल अम्ल। और ये क्या होंगे, इसके अपोजिट, यानी ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। और ऐसे जो जल के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते, विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो H2CO3 है, HCOOH है। तो जैसे जैसे HCOOH, HCOOH। और एग्जाम्पल है H2CO3 जो कई बार पूछा जा चुका है,
H2CO3। यह भी किसका एग्जाम्पल है? दुर्बल अम्ल का, दुर्बल है अम्ल का। और की बात करें तो CH3COOH, CH3COOH, ये क्या है? सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल है। अब थोड़े से अम्ल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और कई बार इनका सूत्र पूछ लिया जाता है, सूत्र पूछ लिया जाता है, जैसे H2SO4, ये भी क्या है? अम्ल है, H2SO4, H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, बैटरियों में काम में आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे अम्ल हैं। एक आपने नाम सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है? अम्ल। एक आपने नाम सुना होगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, और यह भी कई बार पूछा जा चुका है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, यह भी क्या है? अम्ल। एक आपने नाम सुना HCOOH, इसे फार्मिक अम्ल, जो चींटियों में पाया जाता है। तो HCOOH, HCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, चींटियों में पाया जाता है ये फार्मिक अम्ल। एक आपने नाम सुना होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक है अम्ल, और उसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये कुछ अम्ल है, ये कुछ अम्ल है। अब अपन बात करते हैं साथियों क्षार की, इसकी बात करेंगे क्षार की, किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। तो क्षार हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल क्षार, और अम्ल क्षार में पढ़ रहे हैं आर्नियस की अम्ल क्षार अवधारणा, जिसमें अम्ल हमने देख लिया। और अब आर्नियस की क्षार अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। आर्नियस की क्षार संकल्पना। अब वो क्या हो रहे थे? जल में पूर्णतः आयनित हो रहे थे, कौन से? प्रबल अम्ल। और आयनित नहीं हो रहे थे, वो क्या थे? दुर्बल अम्ल। किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। और वैसे परिभाषा देंगे अम्ल की तो आर्नियस के अनुसार, यानी हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। इसमें क्या होगा? OH हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। तो जो जलीय विलयन में क्या करें? हाइड्रोक्साइड का त्याग करें। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड या OH आयन का त्याग करें, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे NaOH को जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये क्या करेगा?
OH आयन का क्या करेगा, त्याग करेगा। इसका करेगा, OH आयन का त्याग करेगा, जैसे NaOH, NaOH। अब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये किसका त्याग करेगा, OH का त्याग करेगा। तो जो जलीय विलयन में OH आयन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। अब इसके अंदर भी दो भागों में डिवाइड किया क्षार को, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार यानी जिस क्षार का जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाना, यानी जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो क्षार, इसको दो भागों में, प्रबल क्षार पूर्णतः जल में आयनित होते हैं, जल में आयनित, आयनित, पूर्णतः जल में आयनित। जिसके अंदर बात करेंगे जैसे KOH, जैसे KOH, ये एग्जाम्पल इनके याद रखना है। और निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, इस प्रकार इससे अगर थोड़ा सा गहराई में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है इस टॉपिक से तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना। और NaOH, NaOH ये क्या है, प्रबल क्षार। अब अपन बात करते हैं दुर्बल क्षार, और ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। दुर्बल क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते। पूर्णतः आयनित नहीं होते, इसका मतलब यानी ये कौन से होंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये रीट के अंदर पूछा जा चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जब इंसान के खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है, आप कहते हो पेट में जलन हो रही है, इसका मतलब यानी आपके अमाशय के अंदर जलन हो रही है। अब वो जलन हो रही है वो किसकी हो रही है, HCl अम्ल की। यानी जब आपका अमाशय HCl अम्ल का स्रावन ज्यादा मात्रा में कर देता है तो आपके जलन होना शुरू हो जाती है। ऐसे में आप क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं, और क्षार के रूप में क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, दुर्बल क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र होता है MgOH2, जैसे MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी जलन में इनो जैसे फ्रूट लवणों के अंदर ये क्या करते हैं, अम्ल को कम करते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा CaOH2, OH2। ऐसे ही एक और होता है AlOH2, ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते, दुर्बल क्षार होते। अब अपन बात करते हैं, यानी कई बार इनका क्रॉसिंग करवाते हैं, यह पूछ लिया जाता है कि जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया होती है तो कैसा विलयन बनता है, उदासीन लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया होती है तो यानी क्षारीय बनता है। इस प्रकार क्रॉसिंग करवाते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रबल
अमल की क्रिया प्रबल क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है। उदासीन लवण बनता है। प्रबल अमल की क्रिया प्रबल क्षार से करवाएंगे तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। यह बात ध्यान में रखना। अगर आप प्रबल अमल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवा रहे हो तो क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। अगर आप दुर्बल अमल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवा रहे हो तो वही उदासीन लवण बनेगा। अगर आप दुर्बल अमल की क्रिया किससे करवाते हो? दुर्बल क्षार से करवाते हो तो वही क्या बनेगा? यानी दुर्बल अमल बनेगा। इस प्रकार यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगर प्रबल अमल है और प्रबल ही क्षार है तो उदासीन लवण बनेगा। यह बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना। प्रबल अमल की क्रिया प्रबल क्षार से कराएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्या कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो उदासीन लवण बनता है और ये सीटी में पूछा भी जा चुका है। अब अपन बात करते हैं ब्रांस्टेड लोरी की। और ब्रांस्टेड लोरी ने भी अमल व क्षार की संकल्पना दी, इसलिए यानी उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। क्या पड़ गया? ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। तो हेडिंग डालेंगे लोरी संकल्पना। कैसी संकल्पना? ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। और उन्होंने क्या बताया? यानी जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जो प्रोटीन ग्राही होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। तो सीधा सा यानी जो प्रोटॉन का दान करते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल। जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। तो देते हैं वो अम्ल और ग्रहण करते हैं वो क्षार। तो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता, अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। तो परिभाषा ब्रांस्टेड के अनुसार जो प्रोटॉन का दान करेंगे वो अम्ल कहलाएंगे और जो प्रोटॉन का ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। अब एक वैज्ञानिक और आए थे, लुइस, और उन्होंने भी अम्ल व क्षार के बारे में बताया, इसलिए इस अवधारणा का नाम पड़ गया लुइस की अम्ल क्षार संकल्पना या अवधारणा। तो लुइस की अम्ल क्षार अवधारणा। अब इन्होंने क्या बताया? यानी इन्होंने यह बताया कि जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसे अम्ल होता है। और ये यौगिक क्या कहलाते हैं? न्यून यौगिक कहलाते हैं। ये न्यून यौगिक होते हैं। तो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता ये यौगिक न्यून यौगिक कहलाते हैं। और यह लुईस की अवधारणा है, इसलिए इसको लुईस अम्ल के नाम से जानते हैं। तो लुईस अम्ल जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता और ये यौगिक न्यून होते हैं। लुईस अम्ल लुईस अम्ल जिनका अष्टक पूर्ण पूर्ण नहीं होता पूर्ण नहीं होता
ये न्यून यौगिक होते हैं। न्यून यौगिक होते हैं। न्यून यौगिक होते हैं। अब जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो कौन कौन से होते हैं? BF3, और ये एग्जाम्पल भी पूछा जा चुका है, BF3 AlCl3, BF3 AlCl3 एग्जाम्पल। अब अपन बात करते हैं इसकी लुईस क्षार की। और लुईस क्षार क्या होते हैं? जिनका अष्टक पूर्ण होता है, और ये यौगिक क्या होते हैं? ऋणी यौगिक होते हैं। ऋणी यौगिक होते हैं, तो ये अष्टक पूर्ण यौगिक होते हैं। तो लुईस क्षार जिनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है, इनका अष्टक है पूर्ण होता है, और ये यौगिक क्या कहलाते हैं? कैसे यौगिक कहलाते हैं? ऋणी यौगिक होते हैं, या ऋणी यौगिक कहलाते हैं। ऋणी यौगिक होते हैं। ऋणी यौगिक होते हैं। जैसे बात करते हैं H2O, अमोनिया है NH3, तो ये कैसे हैं? लुईस क्षार हैं। जैसे NH3 H2O, ये किस में आते हैं? लुईस क्षार में आते हैं। एक SO2, SO। अब अपन बात करेंगे किसकी? यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और खासकर वनडे एग्जाम के अंदर तो लगभग इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल कौन सा है, यह कौन से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसके अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं, और इसका उपयोग क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिखेंगे अम्ल। अम्ल, उसके बाद में यानी इनका प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद में यानी ये किस विधि से बनता है, उसके बाद में उपयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब बात करेंगे, यानी सबसे पहले बात करते हैं एसिटिक अम्ल। हमने देख लिया था फलों के रस, और बात करते हैं इसकी विधि की। तो एसिटिलीन सिरका से यह बनाया जाता है, और इसका उपयोग है वो खट्टे पदार्थ, यानी किसमें किया जाता है? खट्टे पदार्थों में किया जाता है। अब अपन बात करेंगे साइट्रिक अम्ल की, और यह साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो साइट्रिक अम्ल अम्ल किससे प्राप्त होता है? खट्टे पदार्थों से। खट्टे पदार्थों से बात करते हैं इसकी विधि की, तो यह कच्ची शर्करा के किण्वन से बनाया जाता है। कच्ची शर्करा के किण्वन से बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु साफ करने, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
करने, धातु साप है करने में। अब अपन बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह प्राप्त होता है अराकसीस से। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है अराकसीस। तो पूछा जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? अराकसीस से प्राप्त होता है। और यानी ये विधि की बात करें तो सीसा कक्ष व संपर्क विधि से इसको बनाया जाता है। सीसा कक्ष व संपर्क विधि से सीसा कक्ष व संपर्क विधि से। और बात करते हैं इनके उपयोग की, तो बैटरियों में काम में लिया जाता है। बैटरियों में, बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं मेलिक अम्ल। और मेलिक अम्ल, यह मेलिक अम्ल हो, टार्टरिक अम्ल हो, फार्मिक अम्ल हो, यह किससे प्राप्त किया जाता है? इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड विधि काम में ली जाती है। और यह फार्मिक अम्ल है वो चिंटियों से प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल है वो इमलियों में होता है। और मेलिक अम्ल किस में होता है? सेब में। मेलिक अम्ल तो पहले बात कर चुके हैं, वो नहीं लिखेंगे इसमें। मेलिक अम्ल और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सेब। और यह फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होता है। और यह खाद्य पदार्थ में काम में लेते हैं। इसको मेलिक अम्ल को। अब अपन बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसे फिटकड़ी व सोरा से प्राप्त करते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत है। और बात करते हैं इसके उपयोग की विधि की, तो साल्ट पीटर विधि से इसको प्राप्त किया जाता है। इसको नाइट्रिक अम्ल को। और यह सोना चांदी के शुद्धिकरण के काम में आता है। तो नाइट्रिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, और यह किससे प्राप्त होता है? नाइट्रिक अम्ल फिटकड़ी व छोरा से। छोरा से विधि की बात करें तो साल्ट पीटर में, सोना चांदी के शुद्धिकरण में। और गांव के अंदर सुंदर बन गया है वह, जो गांव ग्रामीण महिलाएं हैं वह इसी की शिकार होती है, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण में, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में। और इसकी विधि कौन सी है? साल्ट पीटर विधि, फिटकड़ी व सोरा से प्राप्त किया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे अमल के बारे में। और अमल में हमने देखा अमल यानी ऐसे अमल और अनिल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संचारक प्रकृति होती है। और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अमल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर उसके बाद में यानी सिरका चिंटी के अंदर कौन सा पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा पाया जाता है? इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है? उसके बाद हमने बात की आर्नियस की अमल क्षार संकल्पना। उसके बाद हमने बात की ब्रांस्टेड की अमल क्षार अवधारणा। उसके बाद हमने
लुईस की अमल क्षार अवधारणा के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने अमल और उसके प्राकृतिक स्रोत, उसकी विधि और उनका कहाँ उपयोग होता है उनके बारे में चर्चा की। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, फिर इसके क्वेश्चन देखोगे पीछे के पेपरों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।